हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है सशर्त उपलब्धि प्रणालियों यानी CAS का निकट संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से है। CAS का संबंध किस क्षेत्र से है। आपके ऑप्शंस हैं बैंकिंग सेवाएं, केवल टीवी नेटवर्क, डाक तार सेवाएं, यात्रा टिकटों का आरक्षण। तो आपका सही आंसर है केवल टीवी नेटवर्क। केवल टीवी नेटवर्क से संबंधित है CAS। CAS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ठीक है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। और ये संबंधित आपका सेटअप बॉक्स से। अगला क्वेश्चन है कि इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। कौन सा सम्मान है? इकबाल सम्मान। तो ये दिया जाता है लेखन क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? लेखन क्षेत्र में। उर्दू लेखन का एक सम्मान है इकबाल सम्मान। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित रहा कहाँ स्थित है। एलिफेंटा दर्रा यानी एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? ये स्थित है श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है कि 1488 में केप ऑफ स्टॉर्म्स, केप ऑफ स्टॉर्म्स की खोज किसने की थी। केप ऑफ स्टॉर्म्स 1488 में केप ऑफ स्टॉर्म्स की खोज क्या की गई थी? बार्थोलोमेव डायस के द्वारा। किसके द्वारा? बार्थोलोमेव डायस के द्वारा 1488 में। बाद में इसी का नाम बदलकर हो गया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो आप अभी जानते हो, वास्को डी गामा के द्वारा रखा गया था केप ऑफ गुड होप। तो पहले उसका नाम था केप ऑफ स्टॉर्म्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। हमारे शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? सही आंसर है 0.8 सेकेंड। आप जानते हो 1 मिनट में कुल 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। तो एक बार धड़कने में कितना लगेगा? 60 सेकेंड अपॉन 72, ये आएगा आपका 0.8 समथिंग। तो अप्रोक्स आंसर क्या हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार, ये बहुत बार मैंने आपको पढ़ा रखा है। कहां से कहां तक है? यह है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, या नामचा बव यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही है नामचा बरवा, ठीक है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है। वह जानवर जो हाल ही में भारत से लुप्त हो गया है वह कौन सा है? सुनहरी बिल्ली, चीता, यूली वुल्फ, गेंडा। तो वह कौन सा जानवर है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है? तो वह है चीता। चीता को 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था भारत में। उसके बाद शायद अभी तक कहीं पर चीता को नहीं देखा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? वह है भारत के महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? किसी भी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करना, इसमें केंद्रीय सरकार का क्या निहितार्थ होता है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा। दूसरा है कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। तीसरा है चालू खाता बजटीय घाटा केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। तो कौन से पॉइंट्स हैं जो किसी विशेष दर्जा प्राप्त राज्य के साथ सही बैठता है? तो आपका सही आंसर है डी, उपरोक्त ए और बी, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सही है। केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में जाता है राज्य को। दूसरा पॉइंट आपका सही है कि कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजियर किस देश का नागरिक था। ले कार्बूजियर किस देश का नागरिक था? नीदरलैंड, पुर्तगाल, यूके, फ्रांस। किस देश का नागरिक था ले कार्बूजियर जिसने चंडीगढ़ को डिजाइन किया? तो वो था फ्रांस का। ले कार्बूजियर कहाँ का था? फ्रांस का। और ये आर्किटेक्ट था चंडीगढ़ का।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया और धनुस्तंभ यानी टिटनस। क्षय रोग हो गया टीबी, ठीक है, हैजा हो गया कोलरा और डिप्थीरिया। इसमें से कौन सा संक्रामक रोग यानी कंटेजियस नहीं है? तो वह है आपका टिटनस। अगला क्वेश्चन है कि यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पन यानी वस्तु डैश होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग में है, पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इलास्टिसिटी एक ऐसा टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मांग की आय का लोच यानी इलास्टिसिटी ई अगर ग्रेटर देन 1 हो तो किस तरह का वस्तु होगा? आवश्यकता वाला, विलासिता, घटिया वस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है विलासिता। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बात करते हैं तो 5 तरह का इलास्टिसिटी होता है। पहला आपका है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक यानी अगर इलास्टिसिटी परफेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा भी अगर दाम में चेंजेस आएंगे तो डिमांड में उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी, यानी अगर दाम थोड़ा सा घटा तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी डिमांड बढ़ जाएगा। और अगर दाम में यानी प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो इसका डिमांड जो है वह इन्फिनिटी कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि दाम में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी हो जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई इज इक्वल टू 0। तीसरा है आपका रिलेटिवली इलास्टिक। कौन सा है? रिलेटिवली इलास्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें अगर दाम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है तो जितना दाम में इंक्रीमेंट आया है उससे थोड़ा ज़्यादा इसका जो डिमांड है वह कम हो जाएगा। और अगर दाम में थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ है यानी डिक्रीज हुआ है तो इससे थोड़ा अधिक इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है एक पक्ष में। तो इस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। ये जितना भी आपका लग्जरी गुड्स है, आप देखते हो टीवी का दाम अगर 10,000 रुपये से 12,000 रुपये हो जाए तो लोग कुछ दिन वेट कर देते हैं कम होने का। यानी कि प्राइस में जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, किसमें? तो डिमांड में। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। ये होता है ई ग्रेटर देन 1। अगला है आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्या है? रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसमें क्या होता है, अब रिलेटिवली इलास्टिक में आपने देखा कि दाम में जितना परसेंटेज चेंज होता है उससे अधिक डिमांड में चेंज होता है। बस आपको ये दिमाग में रखना है। और रिलेटिवली इन इलास्टिक है तो दाम में जितना चेंजेस आएगा उससे कम डिमांड में चेंज होगा। यानी दाम अगर इंक्रीज, अब एग्जांपल से समझो, दाम में अगर इंक्रीमेंट 20% का हुआ है, 20% का हुआ है, यह है प्राइस में इंक्रीमेंट, तो इसका जो डिमांड में डिक्रीज होना चाहिए वह 20% या इससे कम या इससे अधिक होना चाहिए। अगर 20% से कम हुआ यानी 18% से हुआ, ठीक है। देखो दाम में 20% का कमी आया लेकिन डिमांड में 18% का इंक्रीमेंट हुआ। दाम में कमी आने के बाद डिमांड में इंक्रीमेंट ही होता है। अगर दाम घट रहा है तो उसका डिमांड बढ़ेगा। अब देखो लेकिन डिमांड जितना घटा उससे अधिक, डिमांड जितना बढ़ा उससे अधिक दाम में चेंजेस आए थे। तो इस तरह के केसेस को हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इनएलास्टिक। लेकिन अगर प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ हो, ठीक है, और डिमांड में 25% का डिक्रीमेंट हुआ हो, अगर 20% से दाम बढ़ जाता है तो डिमांड 25% से घट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्राइस से ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं डिमांड में। अगर इस तरह का केस होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक। तो इस तरह का 2 केस आपको बहुत अच्छे से समझना होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर रिलेटिवली इनएलास्टिक है तो उसमें हम लोग E इज लेस देन 1 लेते हैं। अगर रिलेटिवली इलास्टिक है तो E इज ग्रेटर देन 1। और पांचवा आपका कौन सा है, ये है यूनिटरी इलास्टिसिटी। ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जितना दाम इंक्रीज हो रहा है उसी हिसाब से डिमांड डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो डिमांड में डिक्रीमेंट कितने से होगा, इसमें भी 20% से ही डिक्रीमेंट होगा अगर प्राइस में 20% से इंक्रीमेंट हुआ है तो। यानी ये प्रोपोर्शनल चलता है एक दूसरे के साथ। तो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा ये एक टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसको अच्छे से समझ सकते हो।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में एनोड में क्या होता है। तांबा, जस्ता, कैडमियम, ग्रेफाइट। तो शुष्क सेल में एनोड में होता है ग्रेफाइट। अब शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में आप जानते हो ड्राई सेल ये है, इसके बीच में होता है कार्बन का रड जो यहाँ ग्रेफाइट है आपका, ये काम करता है एनोड का, और ये बना होता है किस चीज का, तो जिंक का। तो ये जिंक किसका काम करता है, ये करता है कैथोड का। अगला क्वेश्चन है कि कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है। कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है। कुवैत, कतर, जॉर्डन, ईरान। कूना कूना किस देश की समाचार एजेंसी है। तो ये समाचार एजेंसी है कुवैत की। कूना कुवैत की समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है। कामरूप, मगध, विदर्भ, कश्मीर। राजतरंगिणी किस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो ये है कश्मीर। और राजतरंगिणी लिखा किसके द्वारा गया था, ये लिखा गया था कल्हन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। सरफेस टेंशन और एडेसिव फोर्स के कारण, यानी पृष्ठ तनाव और आसंजक बल के कारण। दूसरा ऑप्शन है श्यानता यानी विस्कोसिटी और उत्प्लाव यानी बायोंसी के कारण। तीसरा है तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह और उत्प्लाव के कारण। अगला है अपथ्रस्ट और पृष्ठ तनाव के कारण। तो कौन सा है सही आंसर। सही आंसर है विस्कोसिटी और बायोंसी के कारण। विस्कोसिटी यानी श्यानता और उत्प्लाव यानी बायोंसी, इसके कारण से पानी में या कोई भी तरल पदार्थ में बुलबुला उठता है। अब विस्कोसिटी, श्यानता और बायोंसी। अब देखो बुलबुला के अंदर क्या होता है, ये गैस भरा होता है, एयर भरा होता है, जो आपके लिक्विड के डेंसिटी से कम होता है, जिसके कारण से इस पे एक बायोन फोर्स लगता है और ये ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। तो आपको 2 सेट दिया हुआ है, इसमें से आपको सही मैच करना है। पहला है आपका शिक्षा, कल्प, निरुक्त और छंद। तो ये सभी वेदांत से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें क्या होता है। तो पहला है छंदोबद्ध और काव्य रचना के नियम। दूसरा है उत्पत्ति विज्ञान यानी शब्दों की उत्पत्ति। तीसरा है अनुष्ठान और समारोह। और चौथा है उच्चारण के विज्ञान। तो जल्दी से मैच करो, क्या होगा आपका यहाँ पे सही आंसर। जल्दी से मैच करो। देखो चलो एक तरफ से मैच करते हैं। तो आपका है शिक्षा, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, निरुक्त, छंद। शिक्षा जो है यह है उच्चारण का विज्ञान, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कल्प। कल्प क्या है, कल्प है अनुष्ठान और समारोह से संबंधित। तीसरा है निरुक्त। निरुक्त क्या होता है, निरुक्त है उत्पत्ति विज्ञान यानी शब्दों का उत्पत्ति। और चौथा है छंद, तो ये हो जाएगा छंदोबद्ध और काव्य रचना के नियम। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अपतृण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। आपको बताना है जो भी आपके फैक्ट्रीज हैं वहाँ से जो गंदगी निकलता है उसको कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है। जो भी आपके ऑप्शंस हैं यहाँ से आपको बताना है। ये है आपका जल संबूल। क्या नाम है इसका, जल संबूल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वाटर हैंड, ठीक है। और ये जो है वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। कौन सा पानी, तो जो फैक्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है। तो रेगिस्तान में ऐसा देखा गया है कि जो छिपकलियां होती है वहाँ पे वो उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। इससे किस चीज़ में हेल्प मिलता है, किस चीज़ में हेल्प मिलता है, तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, ठीक है। वहाँ का वातावरण जो है वहाँ का बहुत गर्म वातावरण है, पानी की कमी है, तो एडाप्टेशन के कारण उनके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं। सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं। सफ़ेद बाल बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन के कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति एक प्रसिद्ध न्यायवादी था। जो भी आपके राष्ट्रपति के नाम दिए हुए हैं इसमें से कौन एक प्रसिद्ध न्यायवादी था। कौन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या था, इनका कार्यकाल 1952 से 62 था। और बाय प्रोफेशन आपको पता होना चाहिए ये वकील थे।
अगला क्वेश्चन है, संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान मतपत्र में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन डैश मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। तो संसद में प्रतिदिन कितने मामले उठाए जा सकते हैं शून्यकाल यानी 0 आवर के दौरान? तो यह टोटल 20 प्रश्न, ठीक है। लेकिन ये लोकसभा का है, राज्यसभा में केवल 7 है, एक दिन में केवल 7 प्रश्न किया जा सकता है, और 0 आवर जो है ये आधे घंटे का होता है, ठीक है। और एक कैंडिडेट एक वीक में सिर्फ एक ही बार ये जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया? आसान सा क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर हमला किसने किया था? सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया था मोहम्मद गजनी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद गजनी के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या कारण क्या था, तो एक तो सबसे पहला कारण जो था वह था धन लूटना, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था स्प्रेड ऑफ इस्लाम, यानी इस्लामिक धर्म को फैलाना। ये 2 कारण था। जब लेंदी क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। 2 कारण था जिसके कारण से मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, और उसी के दौरान सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? गुरु नानक का उत्तराधिकारी, तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? ये है गुरु अंगद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माल की सीमांत उपयोगिता डैश है? किसी भी माल का यानी जो भी गुड्स है आपका, उसका सीमांत उत्पादकता क्या है? आपको फिल करना है, जल्दी बताओ। ऑप्शंस लेंदी है लेकिन आपको पढ़ना है, जल्दी से पढ़ो और आंसर करो। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है, किसी माल की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से उपभोक्ताओं को प्राप्त संतुष्टि में वृद्धि, यही कहलाता है सीमांत उपयोगिता किसी माल का। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शंभु यानी मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है, ठीक है। जो नॉर्मल आपका जो बॉडी मसल्स है, ठीक है, उसमें फैट जो पाया जाता है वह एक लिसलिसे पदार्थ को स्रावित करता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? जो भी आपके 4 ऑप्शन हैं इसमें से आपको बताना है क्या उसमें केमिकल ऐसा पाया जाता है जो हृदय प्रत्यारोपण में भी हेल्प करता है। क्या है वो है डायहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। क्या है? डायहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, ठीक है, ये स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दवाएं चिंता को कम करने में मदद करती है और शांति लाती है? एक दवाई का नाम बताना है जो चिंता को कम करता है और शांति लाता है। तो ये है प्रशांतक। क्या है? प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन जो है ये आपके दिमाग को शांत करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, प्राचीन भारत में जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला आपका, प्रथम सदी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा है, तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा आपका, 5वीं सदी ईस्वी में कौन के जिया का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा आपका, 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है और शायद आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है केवल 1, 3 और 4, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया होता तो ये शायद आप सही कर पाते थे, क्योंकि तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसका प्रत्यारोपण तो यहाँ पे आके 20वीं सेंचुरी में आपका यानी 20वीं सदी में आपका चालू हुआ है। 1952 में पहली बार किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया, ठीक है। तो तीसरी सदी में तो इसका कोई चर्चा ही नहीं था। तो आपका केवल 1, 3 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रश्म काल में किशोर करके सर को दफनाते थे वो लोग उत्तर से दक्षिण की ओर शरीर को रखकर दफनाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था मध्य पाषाण काल में।
अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन गलत है। अच्छा, हिमालय से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको किसी एक स्टेटमेंट को गलत ठहराना है। वह कौन सा है? चलिए देखते हैं शुरू से। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सबसे आधुनिक सिद्धांत जो है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भूवैज्ञानिकों का मानना है आज जहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ प्राचीन काल में टेथिस नामक समुद्र था यानी सागर था, ये भी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे पूर्वी भाग नामचा पर्वत है। ये बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है, तो नामचा पर्वत है, यानी डी ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा, यही गलत है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 85-80 मीटर है, ये गलत है। 88-50 मीटर है उसकी ऊंचाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, लिपू लेख दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? लिपू लेख दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में लिपू लेख स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी मैदान में बहती है? गंगा के उत्तरी मैदान में कौन सी नदी इन चारों में से बहती है? आसान सा क्वेश्चन है, यह है गंडक। ठीक है, गंडक गंगा के उत्तरी मैदान में बहती है। क्लियर है। और अगर इसके अलावे और अगर कोई नदी आपसे पूछा जाए तो देखो, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बागमती, कोसी, ये सारी नदियां जो है, महानंदा, ये सारी नदियां जो है यह पश्चिम भाग में यानी उत्तरी भाग में ये सब नदियां बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बिहार में सबसे गर्म स्थान, तो ये आपका गया। ठीक है, गया जो है वो सबसे गर्म स्थान है। इसका रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो है वो है 44.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 2019 में कभी शायद पटना जो है उसका टेम्परेचर बढ़ गया था और एक बार शायद इसका टेम्परेचर 45.8 या समथिंग इसी तरह से इसका टेम्परेचर हो गया था। तो अब आपके एग्जाम में देखना पड़ेगा वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या कंसिडर करता है। तो अभी फिलहाल आप इस दोनों को माइंड में रखो और देखना है एग्जाम में अगर आता है तो क्या ऑप्शन में रहता है। ठीक है, पहले था गया, लेकिन पटना जो है वह 2019 में सबसे अधिक टेम्परेचर शो करने वाला जगह जो है वह बना है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2020 में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है मार्च 2020 में? किसने जीता है? ये जीता गया है पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बलबीर सिंह कुल्लर का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? सबसे पहली बात आपको याद रखना है, बलबीर सिंह कुल्लर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वह एक खिलाड़ी थे। अब आपको बताना है किस फील्ड से थे, तो वह हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित अभियान की शुरुआत कहाँ से की? सुपोषित अभियान, सुपोषित अभियान, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसकी शुरुआत कोटा से की गई थी। किसके द्वारा? तो किसने किया था इसका शुरुआत? इसका शुरुआत किया गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा या बिरला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी जल्द ही भारत के मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा, या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में राखी गढ़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, क्या है? नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन में एक नया विस्फोटक पता लगाने वाला उपकरण जिसका नाम है रेलडेयर एक्स, क्या नाम है? रेलडेयर एक्स का अनावरण किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखना, क्या है उसका नाम, कहाँ पे ये किया गया? ये किया गया पुणे में। ठीक है, नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन का एक प्रोग्राम था। ठीक है, उसके तहत एक विस्फोट करने वाला उपकरण जिसका नाम है रेलडेयर एक्स का अनावरण किया गया और वो जो है वो पुणे में अरेंज किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, नोकिया के अध्यक्ष और सीईओ 31 अगस्त 2020 को अपने वर्तमान पद से हट जाएंगे। आपको बताना है वो कौन है। अभी नोकिया के वर्तमान सीईओ और अध्यक्ष कौन है? ये हैं कौन? राजीव सूरी, ठीक है। और 31 अगस्त 2020 को ये रिटायर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में मोर टुगेदर नामक एक नया उपभोक्ता विपणन अभियान शुरू किया है। मोर टुगेदर इस नाम का एक नया उपभोक्ता विपणन अभियान शुरू किया गया। आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो ये क्या किया? फेसबुक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसने मार्च 2020 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? किस देश ने? कौन सा देश है वो देश है चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या है? FIH हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक आपको बताना है। क्या है रैंक? उनका रैंक है 4, ठीक है। क्या रैंक है? चौथा रैंक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस जो 3 मार्च को मनाया जाता है 2020 में, उसका विषय क्या था? वन्यजीव दिवस 2020 इसका विषय क्या था? इसका विषय था स्ट्रेटनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। क्या था? स्ट्रेटनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? श्रवण यानी सुनने युग, ठीक है। तो विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस? तो ये प्रत्येक साल 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की प्रीमियम रेजिडेंसी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? प्रीमियम रेजिडेंसी प्राप्त करने वाले सऊदी अरब में पहले भारतीय कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं MA यूसुफ अली। कौन बन गए हैं? MA यूसुफ अली। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला के CEO और अध्यक्ष जेम्स क्विंसी के अनुसार भारत मात्र के हिसाब से कोका कोला का डैश सबसे बड़ा बाजार है। तो कोका कोला का बाजार जो भारत है वह कितना बड़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा आपका सही आंसर? यह है 5वां सबसे बड़ा जो कोका कोला है उसका बाजार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कितने RBL और मास्टर कार्ड के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? किसने? RBL और मास्टर कार्ड, ठीक है, इन दोनों के साथ सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको बताना है किसने ये लॉन्च किया है, जल्दी बताओ। तो ये लॉन्च किया गया जोमेटो के द्वारा, ठीक है। ये जो स्कीम है ये जोमेटो ने लाया है। क्लियर है? तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।